पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण संस्था संचलित श्री संत सावतामाळी ग्रामीण महाविद्यालय फुलंब्री, दगडोजीराव देशमुख कला महाविद्यालय वाळूज एवं राजश्री शाहू महाविद्यालय वालूज, जिला छत्रपति संभाजीनगर के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में हिंदी कथा साहित्य सम्राट प्रेमचंद इस विषय पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर गणेशराज सोनाली जी ने छात्रों को मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में श्री सावतामाळी महाविद्यालय में यहाँ पर मुझे अपने अनुभव आपके सामने व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये बहुत बड़े बड़े कथाकार थे और इन कथाकारों को सुनना और उनका कथा कथन डेढ़ तीन दो घंटे तीन घंटे ये चलता था, ये सारा सुनना एक अजीबोगरीब मामला था। और इन लोगों को सुनते सुनते मित्रों सुनने का चस्का लग गया, सुनते सुनते सुनाने का चस्का लग गया, सुनाने का चस्का लग गया और सुनते सुनाते भी मैं इस पेशे में चला आया। और इस पेशे में चला आया तो इस पेशे में मुझे लाने के लिए मेरे गुरुवर भी कारणीभूत थे कि जिन्होंने मुझे किसी प्रकार का इंटरव्यू न लेते हुए, किसी प्रकार से न करते हुए डायरेक्ट ऑर्डर लाकर मेरे हाथ में दी और कह दिया कि तुझे 8वीं की क्लास पर जाना है, तुझे 10वीं की क्लास पर जाना है। किस्सा मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा कि मैं जब 7वीं में पढ़ा करता था, 7वीं 6ठी 7वीं तक, हिंदी मेरा यह सबसे अप्रिय विषय था। हिंदी मेरा सबसे अप्रिय विषय था कि हिंदी विषय के अध्यापक जिनका नाम था रामचंद्र तोष्णीवाल नांदेड़ में थे और वो पढ़ाते थे और वो आते ही कठिन शब्दों के अर्थ बोर्ड पर लिखवा देते थे और वह कहते थे कि दूसरे दिन कंठस्थ कर कर आओ। और वो कंठस्थ कर कर नहीं आया तो बिल्कुल इतनी बड़ी लंबी बेत की छड़ी हुआ करती थी, उधर देखने के लिए कहते थे और पीछे से लगाते थे। और इसलिए जैसे उनकी तासीग आई, मैं पहली बेंच पर बैठने वाला विद्यार्थी पिछली बेंच पर जाकर बैठा करता था, पिछले बेंच पर जाकर बैठा करता था। और उसका कारण ये हुआ, पिछले बेंच पर जाकर बैठा करता था और अचानक कुछ दिनों के बाद एक सर आए और उन्होंने जैसे पढ़ाना शुरू कर दिया, कठिन शब्दों के अर्थ नहीं लिख पाए, कठिन शब्दों के अर्थ नहीं लिख पाए। उन्होंने पुस्तक खोलने के लिए नहीं कहा, उन्होंने पुस्तक के बारे में बात नहीं की और डायरेक्ट एक कवि के बारे में, कविता के बारे में वो बोलते रहे। और उनकी वो वाणी, वो उनका पढ़ाना मेरे मन में इतना ऐसा बैठ गया कि पिछले बेंच पर जाकर बैठा हुआ मैं विद्यार्थी कब सामने के बेंच पर आकर बैठ गया मुझे पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे उस शिक्षक ने जिस तरह से हिंदी पढ़ाई, जिस तरह से विषय पढ़ाया, जिस तरह उस भाषा के प्रति मेरे मन में एक आकर्षण और मोह पैदा किया। एकांकिका में मैंने पहली बार भाग लिया था और 1 मई को कला मंदिर के स्टेज पर मैंने उस नाटक में काम किया, इसलिए मुझे पुरस्कार मिला। इसीलिए बेटे शिक्षक जीवन में, शिक्षक किसी विषय के प्रति मनुष्य को कैसे आकर्षित करता है, शिक्षक मनुष्य को जीवन में कैसे आकर्षित करता है, ये मैंने अपने गुरुजनों से सीखा। जिस सर ने मुझे प्रेमचंद की कहानियों की एक पुस्तक मानसरोवर भाग 1 पढ़ने के लिए इनाम के रूप में दी थी, वो कहानियाँ मैंने 2-3 दिन में पढ़ निकाली। और उसके बाद मैंने कहा सर ये प्रेमचंद की कहानी मैंने पढ़ी, पूरी पुस्तक पढ़ी। उन्होंने दूसरी किताब ला कर दी, वो दूसरी किताब भी मैंने 8 दिन में पढ़ी और धीरे धीरे मानसरोवर भाग 1 से 8 तक सारे खंड लाकर मुझे दिए और मैंने सारे खंड पढ़ डाले। और प्रेमचंद की कहानियाँ क्या पढ़ा तूने, कैसी पढ़ा, मैंने सचमुच पढ़ाई या नहीं, इसीलिए मुझे कहते थे काय बरे त्या गोष्टीत मला सांग। और मैं फिर वह हिंदी में उनको बताता था और वो खुश होते थे। और फिर उन्होंने कह दिया कि आज 8वीं की क्लास में तेरा हिंदी कथा कथन। 8वीं क्लास में जाकर मुझे उनकी एक कहानी कहने के लिए, बड़े घर की बेटी कहानी कहने के लिए करते, पंच परमेश्वर की कहानी कहने के लिए करते और मैं कहता। और धीरे धीरे कहानी सुनाने का चस्का मुझे लग गया और धीरे धीरे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल में। और क्या बताऊँ मित्रों, मैं जब 10वीं तक था ना तो मैं नांदेड़ जिले के सारे स्कूलों में कथा कथन के लिए मैं आमंत्रित किया जाता था। इसका एकमात्र कारण था मेरे अपने हिंदी के शिक्षक, मेरे अपने मराठी के शिक्षक, कथावाचक के साथ साथ कथा कथन करने वाला एक कथानायक भी मुझे खड़ा कर दिया। और इसलिए शिक्षक मनुष्य के जीवन को कैसे बदल सकता है, शिक्षक मनुष्य के जीवन को कैसे बदल सकता है। इसीलिए आज मैं प्रेमचंद पर बोल रहा हूँ ना,
प्रेमचंद पर मैं बोल रहा हूँ, तो प्रेमचंद पर बोलते समय प्रेमचंद को पढ़ने की इच्छा मेरे मन में और ललक पैदा करने वाले जो मेरे शिक्षक हैं, उस शिक्षक का स्मरण किए बिना, उस शिक्षक का स्मरण किए बिना, उनके चरणों में बेटे मैंने अपना सर नवाए बिना मैं प्रेमचंद पर क्या बोलता बेटे, मैं प्रेमचंद पर क्या बोलता। इसीलिए आज मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, जिस गुरु ने मुझे प्रेमचंद के दरवाजे पे आज से 2014 में मैं काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के बहाने गया था, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्यान के बहाने घूमते समय मुझे मेरे गुरुजी की याद आ गई और कहा कि जिन्होंने मुझे प्रेमचंद पढ़ने के लिए बताया और वो मैंने प्रेमचंद पढ़ा, धीरे धीरे उनके उपन्यास पढ़े और धीरे धीरे प्रेमचंद को पढ़ते पढ़ते मैं अपने ज़िंदगी में हिंदी जो अप्रिय विषय था वो हिंदी का शिक्षक बनकर आगे आया, हिंदी का शिक्षक बनकर आगे आया। इतना ही हिंदी विभाग में काम किया, हिंदी विभाग का प्रमुख बना और धीरे धीरे बेटे इतने हिंदी के विद्वानों के साथ मेरा परिचय हुआ, जिसका यही मेरा नाम है। बनारस के मार्केट में मैं जो घूम रहा था, बनारस के मार्केट में घूमते काशी विश्वेश्वरैया के दर्शन करके मैं मार्केट में घूम रहा था और घूमते समय मुझे ऐसे दुकानें लगी हुई थी और उन दुकानों के सामने से गुजरते समय मुझे याद आया कि जब प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी सन 1936 में और प्रेमचंद की अंतिम यात्रा जा रही थी, तब किसी दुकान में पीढ़ी पर बैठे हुए जो साहूकार थे वो कह रहे थे, अरे कौन मरा है? अरे पढ़े लिखे 2-4 लोग दिखाई दे रहे, उस जमाने की बात, पढ़े लिखे 2-4 लोग दिखाई दे रहे उसकी अंतिम यात्रा में। भीड़ नहीं थी बेटे, भीड़ नहीं थी, 2-4 पढ़े हुए लोग उससे दिखाई दे रहे थे। कोई मास्टर मरा होगा, कोई मास्टर मरा, प्रसाद जी ने लिखा संस्मरण में, और प्रसाद जी ने संस्मरण में कोई मास्टर मरा होगा, इसीलिए 2-4 पढ़े लिखे लोग दिखाई दे रहा है। इसीलिए बेटे जिस आदमी की उस समय के लोगों ने, धनपतियों ने, लक्ष्मी पुत्रों ने भी जिसको इस तरह से नजरअंदाज किया, वह प्रेमचंद आज एक सदी को लांघ कर 20वीं सदी को लांघ कर 21वीं सदी में भी पढ़ा जाता है। आज भी वो अपनी कलम का सिपाही आज भी हमारे सामने है और आज भी हमें पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है, आज भी हमको जिंदगी को समझने की एक समझ पैदा कर देता है। ऐसे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को बेटे कैसे याद किया जा सकता है? हिंदी साहित्य का इतिहास प्रेमचंद के बिना बेटे अधूरा है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रेमचंद के बिना अधूरा है। प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी, उसमें जो शिक्षक है श्रीकंठ सिंह, उसमें जो देवर है, वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं बेटे। और उस समय परिवार क्या चीज़ है, और इसीलिए प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ता हूँ तो मैं मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता, किससे कहानियाँ नहीं पढ़ता, उसके बहाने मुझे सोशियोलॉजी समझ में आती है। उसके कारण उस समय का उत्तर भारत का मुझे अर्थशास्त्र समझ में आता है, उस समय का समाजशास्त्र मुझे समझ में आता है, उस समय का संपूर्ण हिंदुस्तान का इतिहास मेरे समझ में आता है, हिंदुस्तान का इतिहास समझ में आता है और उस समय की राजनीति समझ में आती है। और इसीलिए भाषा और साहित्य का विद्यार्थी केवल भाषा और साहित्य का विद्यार्थी नहीं होता बेटे, वो अपने समय में अपने परिवेश और परिस्थितियों को, उस समय के परिवेश को और परिस्थितियों को समझते समझते उस परिप्रेक्ष्य को जानने की कोशिश करता है और उस परिप्रेक्ष्य के बहाने वह सोशियोलॉजी भी समझता है, इकोनॉमिक्स भी समझता है ना, वह समाजशास्त्र समझता है, अर्थशास्त्र समझता है। उस ज़माने की राजनीति जो थी, उस समय की राजनीति के बहाने राजकारण या राजनीति शास्त्र को समझता है। और इसीलिए यह प्रेमचंद की एक कहानी, प्रेमचंद का एक उपन्यास मनोरंजन का बहाना नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है, वो मनोरंजन का साधन नहीं है, दिल बहलाव का कारण नहीं है। उन्होंने जो कलम लिखी वो कलम का धनी, कलम का सिपाही जो प्रेमचंद था, जिस प्रेमचंद ने बेटे इतनी बड़ी बात हमारे सामने की, इसका कारण यह है कि प्रेमचंद ने उस समय के परिप्रेक्ष्य को बेटे, उस समय का जो भारतीय परिप्रेक्ष्य था उसको आईना बताने का काम। नहीं तो अक्सर क्या होता है बेटे, आज हिंदी के अध्यापक को थोड़ी इज्जत दी जाती है बेटे, आज हिंदी के अध्यापक को इज्जत दी जाती है। मनुष्य वही लिखता है जो अनुभव करता है, और वही अनुभव जब उसकी अनुभूति बन जाता है तब वो कागज़ पर कलम के रूप में, कागज़ पर अपने कलम के माध्यम से उतरता है और वही साहित्य बनता है बेटे, वही साहित्य बनता है। और प्रेमचंद ने अपने ज़िंदगी में जो अनुभव किया, जो अनुभूति बनकर उनके हृदय में उतरा, उसी को उन्होंने कागज़ पर उतारने का काम किया। इसीलिए प्रेमचंद का साहित्य आज एक सदी के बावजूद भी, जो आदमी 1936 में मर गया बेटे, आज 1936 क्या 2036 अब आएगा बेटे कुछ दिनों के बाद,
10 साल के बाद वह भी आएगा, लेकिन आज भी प्रेमचंद हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं और उनके पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए नए नए तरीके से उनके साहित्य को लेकर अनुसंधान का, रिसर्च का काम हम कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि प्रेमचंद आज भी हमारे लिए एक मील का पत्थर बना हुआ है। प्रेमचंद एक मील का पत्थर बना हुआ है। वह ऐसा कलम का सिपाही, ऐसा कलम का धनी, इतना बड़ा आदमी था। और इसीलिए जिन्होंने कहा मरा होगा कोई मास्टर, इसीलिए 2-4 पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, अरे ये लोग मर गए, उनको कौन याद करता है आज भी। लेकिन आज इस कलम के धनी को, माँ सरस्वती के पुत्र को आज भी सारे लोग याद करते हैं बेटे। और जिन्होंने मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर प्रार्थना ही नहीं की, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन नहीं किया, इन्होंने हमारे दुख और दर्द को, हमारी पीड़ा को उन्होंने जो अनुभव किया, अपने आसपास को जो अनुभव किया, उसको कागज़ पर कलम के माध्यम से उतारने का काम किया। इसलिए प्रेमचंद आज भी पढ़े जाते हैं, याद किए जाते हैं और प्रेमचंद की आज भी जयंती हम अपने देश में मनाते हैं बेटे। कलम कोई मामूली चीज़ नहीं होती। साहित्य वह अपने समय का आईना तो होता ही है, लेकिन साहित्य मनुष्य को प्रेरणा देने का काम करता है, समाज का दिग्दर्शन करता है, समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। और आज वही प्रेमचंद का साहित्य बेटे हमारे सामने बढ़ाने का काम कर रहा है। जिस दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे, 1903 से लेकर 1936 तक, लगभग 33 वर्षों तक इस आदमी ने लेखन किया। पहले उर्दू में लिखा कुछ कहानियाँ, और 1903 से लेकर 1936 तक इस आदमी ने लेखन का 33 वर्षों तक लगातार लेखन किया। और लगातार लेखन करने वाले इस लेखक ने बेटे अपने आसपास को लिखा, अपने परिवेश को लिखा, अपने परिप्रेक्ष्य को आईना बताने का काम किया और उस समय की सारी स्थितियों को हमारे सामने रखा। 2014 में मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गया था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में बोलते समय मैंने वहाँ पर सामने बैठे हुए प्राध्यापकों से एक सवाल किया था कि जिस विश्वविद्यालय में तुम पढ़ा रहे हो, उस विश्वविद्यालय की स्थापना को अगले वर्ष 100 साल पूरे होंगे। और जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना को 100 साल पूरे होंगे, आपको याद है इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो पहली मीटिंग बुलवाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1916 में, जो मीटिंग बुलाई गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। आज भी बनारस जाओगे ना बेटे तो पंडित मदन मोहन मालवीय का पुतला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर लगा हुआ है। और वहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था नेहरू की उपस्थिति में। और उस समय प्रेमचंद गिड़गिड़ाकर रो रहे थे, उनके सामने गिड़गिड़ाकर रो रहे थे। और उन्होंने कच्चा चिट्ठा पेश किया, और वह कच्चा चिट्ठा क्या था? इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो किसान हैं, बनारस के आसपास रहने वाले जो किसान हैं, उन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, किसी प्रकार का मुआवजा दिए हुए। आज शक्तिपीठ का रास्ता जा रहा है ना, शक्तिपीठ का जा रहा है, लोगों की ज़मीन निकाला, सड़क बन रही है, बड़ी बड़ी रोडें और ये बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, महामार्ग बन रहे हैं। इसीलिए किसानों की ज़मीन, किसानों के खेत हथियाए जा रहे हैं और उसका मुआवजा उनको दिया जा रहा है। हमारे मंत्री गडकरी जी उनको मुआवजा देने का काम कर रहे हैं सरकार की तरफ से, और उनकी ज़मीन को लेकर सड़क और चौड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, महामार्ग बन रहा है। उस जमाने में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ज़मीन हथियाई गई थी, भूमि अधिग्रहित की गई थी। और किस कानून के तहत? 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 भूमि अधिग्रहण कानून ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। और उन्होंने सरकार की सरकारी ताकत का, यंत्रणा का प्रयोग करते हुए किसानों की ज़मीन हथिया ली थी। और किसानों की ज़मीन हथिया लेकर उन्होंने वहाँ पर क्या किया था बेटे? विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन वो किसान तो बेघर हो गए ना बेटे। जो किसान अपनी खेती के आधारित
खेती के आधार पर, ज़मीन के आधार पर बेटे खेती कर कर अपना जीवन जीते थे, पेट पालते थे, वो बेघर हो गए। और इसीलिए उन लोगों का कच्चा चिट्ठा प्रेमचंद ने उस मीटिंग में रोते हुए कहा था। और वो उस ज़माने की गैजेट में, उस ज़माने के सरकारी गैजेट में प्रकाशित है। मैंने उनसे पूछा कि वह गैजेट आप में से कितने लोगों ने देखा है? नहीं। आपको पता है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जो मीटिंग हुई थी उस समय किसानों का दुखड़ा प्रेमचंद ने बताया था। और जब प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ोगे बेटे, रंगभूमि पढ़ो, कर्मभूमि पढ़ो, गोदान पढ़ो और कितनी भी सारी कहानियाँ पढ़ो, उसमें भारत का सारा ग्रामीण समाज है, सारा किसानी समाज है, किसानों की दयनीय अवस्था का चित्रण है, किसानों की रूढ़ी परंपराओं का अवस्था चित्रण है। और किसानों के जीवन में, ग्रामीण जीवन में उनकी सोशियोलॉजी कैसे बदलती गई, कैसे संयुक्त परिवार विभक्त परिवार होते गए, शहरों में कैसे उनका स्थानांतरण होता गया, शुगर फैक्ट्रियाँ उस समय लखनऊ के आसपास, काशी के आसपास कैसे खुली और इसीलिए ये लोग कैसे हो गए, कैसे बेघर हो गए, कैसे बेघर उस चित्र। और हमारे पास बेटे इन अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ साथ आधुनिकता आई, आधुनिकता आई, मॉडर्निटी आई, मॉडर्निटी के साथ साथ सिविलाइजेशन आया, सिविलाइजेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकरण आया, कारखाने खुले और इस कारखानों को बनाने के लिए उस किसानों की ज़मीन हथिया ली। और किसानों की ज़मीन हथिया लेने के कारण किसानों को मुआवजा दिया क्या, पैसा दिया क्या? नहीं, उनको कानून के तहत हटा दिया और उनकी ज़मीन हथिया कर कारखाने खुले। और इसीलिए बेटे ये लोग, ग्रामीण समाज टूटा और फिर ये लोग शहरों से लेकर, गांव से लेकर फिर शहरों में रोज़ी रोटी की तलाश में भटकने लगे, रोज़ी रोटी की तलाश में भटकने लगे। क्यों औरंगाबाद इतना बड़ा बना? इसी के कारण। बम्बई इतना क्यों बड़ा बना? पूना इतना क्यों बड़ा बना? इसी के कारण। और हमारी सारी सोशियोलॉजी बदलती चली गई। और इसीलिए बेटे प्रेमचंद की कहानी को आप पढ़ोगे, प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ोगे तो प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते समय एक बात आपको याद आएगी कि प्रेमचंद की कहानियों में तत्कालीन समाज जीवन का चित्रण है, किसानी जीवन का चित्रण है, किसानी जीवन का चित्रण है। इसीलिए प्रेमचंद के उपन्यासों में उस समय का जो उपेक्षित समाज था, दलित समाज। प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी है आपने, कफन? कितने लोगों ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी। प्रेमचंद का उपन्यास किसी ने पढ़ा है? रंगभूमि पढ़ा, कर्मभूमि पढ़ा, गोदान पढ़ा। प्रेमचंद को 20 उपन्यास है, लेकिन प्रेमचंद के 20 उपन्यासों को पढ़ने के बजाय मैं चाहता हूँ, मेरे विद्यार्थियों से मैं अपील करूँगा कि कम से कम 3 उपन्यास जरूर पढ़ो। एक है रंगभूमि जो 1923 में लिखा, उसके बाद कर्मभूमि, उसके बाद 1936 में उन्होंने गोदान लिखा। ये 3 उपन्यास कम से कम। और उसके बाद कम से कम 3 कहानियाँ पढ़ो आप उनके। मानसरोवर भाग 1 से लेकर 8 तक कई कहानियाँ हैं, लेकिन कम से कम 3 कहानियाँ पढ़ो। एक कहानी सदगति, दूसरी कहानी है ठाकुर का कुआं और तीसरी कहानी है कफन। तीसरी कहानी है कफन। ये कहानियाँ पढ़ो, 3 कहानियों को पढ़ोगे आप तो उस समय हमारे भारतीय समाज जीवन का चित्र भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बेटे बड़े नई विचारधाराएं बाद में शुरू हो गई। मराठी में दलित साहित्य आया, मराठी में दलित साहित्य आया और मराठी के दलित साहित्य का परिणाम हिंदी साहित्य में हुआ और हिंदी में दलित साहित्य की अवधारणा, हाशिए का समाज और हाशिए का चित्रण, मार्जिनल राइटिंग अंग्रेजी में आई। लेकिन उस ज़माने में इस आदमी ने सदगति कहानी के द्वारा, ठाकुर का कुआं के द्वारा और इतना ही नहीं, कफन कहानी के द्वारा बेटे उस समय के समाज जीवन का चित्र हमारे सामने रखा। और इसीलिए जो दलित समाज उपेक्षित, पीड़ित, वंचित था, जिसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उसके प्रति एक सहानुभूति बताने का काम, उसके प्रति एक प्रकार की सहानुभूति बताने का काम इस आदमी ने उस समय अपनी कलम के माध्यम से किया। उस समय अपनी कलम के माध्यम से किया। और जो सच्चा साहित्यकार और कलम का धनी होता है, कलम का सिपाही होता है,
वो लेखन करते समय माँ सरस्वती का पुत्र जब समाज की ज़रूरत देखता है तब वह किसी की जाति, किसी का पंथ, किसी का संप्रदाय देखकर काम नहीं करता बेटे। इसलिए प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ोगे आप तो प्रेमचंद की कहानियों में मुस्लिम पात्र भी मिलेंगे, प्रेमचंद की कहानियों में दलित पात्र भी मिलेंगे, प्रेमचंद की कहानियों में दलित पात्र भी मिलेंगे। और इतना ही नहीं कि बेटे 1970-75 के बाद 70-75 के बाद मराठी में दलित साहित्य आया है ना, और बाद में आत्मकथाएं लिखी जाने लगी। दया पवार, प्रई सोनकांबळे, आठवणीचे पक्षी, यादों के पंछी, कोल्हाट्याचं पोर, इस तरह का आत्मकथाएं बाद में लिखी जाने लगी। दलित जीवन का चित्रण होने लगा। लेकिन लेखक मुंशी प्रेमचंद एक ऐसा लेखक है जिसने उस दौर में 1921 में अपने रंगभूमि उपन्यास का नायक जो सूरदास है, वो जाति से चमार था, दलित था, उसको नायक बनाया। कल्पना कर सकते हैं आज से 100 साल पहले कोई दलित समाज को, उपेक्षित समाज के किसी पात्र को अपने उपन्यास का नायक बनाता। तब तक उसका पति जो गंगी का पति जो है वो बेचारा नाले से बहता हुआ गंदा पानी, जहाँ से सारा गटार मराठी में जिसे कहते हैं वो नाले का पानी बह रहा वो पीता है, क्योंकि उसको प्यास लगी, जान बचानी है। और जमींदार जो थे, इसलिए ब्राह्मण, बनिया और बड़े जमींदार जो उस जमाने में थे, उन लोगों की सत्ता कैसे थी और वे किस तरह से दलितों का शोषण करते थे। दलितों की स्थिति क्या थी कि उनको निसर्ग प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पानी भी उनको पीने का अधिकार नहीं था, छूने का अधिकार तक नहीं था, और किस तरह से अपनी जीवन यापन करते थे। और इसीलिए उस दौर में बेटे इस आदमी ने हिंदी में ऐसी कहानियां लिखी, उस दौर में ऐसी कहानियां लिखी, और गांधी से भी मोहभंग, जिससे गांधी से भी मोहभंग हुआ। और आपको पता है कि बेटे प्रेमचंद और पुणे करार करवाने के बाद प्रेमचंद ने 1932 के बाद 1932 से लेकर 36 तक जो कहानियाँ लिखी, वो 3 कहानियाँ बेटे सरगति है, ठाकुर का कुआं है और कफन की कहानियाँ हैं, और अंतिम उपन्यास गोदान है। गोदान का होरी किसान है, गोदान का होरी किसान है, और गोदान में भी दलित जीवन का चित्रण है। ये सारा चित्रण आप जब देखोगे तब आपको ये महसूस करेंगे कि प्रेमचंद क्यों कलम का धनी है, क्यों कलम का सिपाही है। इसका एकमात्र कारण है कि बेटे प्रेमचंद ने उस जमाने को आईना बताने का काम किया था। हमारे पास क्या है, प्रेमचंद ने झूठी तारीफ नहीं की, सच को सच का आईना बताने की कोशिश की, और उस जमाने में अपने कलम के माध्यम से वो सारी बातें लिखने का काम इस आदमी ने, प्रेमचंद ने किया। इसलिए इस प्रेमचंद को बेटे फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप बेटे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के विद्यार्थी हो, आप में से कितने लोगों ने प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी है? ये पढ़कर जब आप प्रेमचंद को समझने की कोशिश करते हुए जब प्रेमचंद की जयंती मनाओगे, तब प्रेमचंद की जयंती केवल फूलमाला पहलाने वाली जयंती नहीं होगी, तो भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में तुम्हारे मन से निर्माण होने वाली वो भावना होगी। मुझे संवेदना पैदा करता है, संवेद्य बनाता है, और वह संवेद्य तुम बनो और प्रेमचंद को उस बहाने समझने की कोशिश करो, तब तुम्हें प्रेमचंद के गले में माला पहनाने का अधिकार है। और इसलिए साहित्य क्या करता है बेटे, तब प्रेमचंद के 20 उपन्यास और प्रेमचंद की मानसरोवर भाग 1 से 8, तो जिन्होंने मानसरोवर भाग 1 से 8 पूरी कहानियाँ पढ़ी है, जिन्होंने प्रेमचंद के पूरे उपन्यास पढ़े हैं, या कम से कम 3 उपन्यास पढ़े हैं, और 3 उपन्यासों के बारे में जो विद्यार्थी बोल सकता है, कम से कम 3 कहानियों के बारे में बोल सकता है, ऐसे विद्यार्थियों का नाम मुझे सूचित कीजिए। अगले वर्ष 2 विद्यार्थियों को मैं अपनी ओर से 2100 रुपये का पुरस्कार देकर उनके प्रणाम करना चाहता हूँ।